मंच पर बैठे सभी सम्मानित, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो वक्त आपके सामने गुजर रहा है वो सब आप देख रहे हो। न उरूज अच्छा न जवाल अच्छा, न उरूज अच्छा न जवाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। साथियों, जीतने वाला विधानसभा में जा बैठा और हारने वाला मंत्री कोठी में जाके सो गया। अगर अब भटक रहा है तो अताउल्ला भटक रहा है या एम जुबैर भटक रहा है, या इस बीच में यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। आपके बीच में आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा था, जीतने वाला विधानसभा चला गया और हारने वाला कोठी में जाके सो गया, और जब जुल्म जाति कौम का कामा विधानसभा के लोगों के ऊपर हो रही है, उस वक्त आपको कोई पूछने वाला नहीं रहा था। और जब बाहर के चंद लोग यहाँ आकर सिर्फ कामा विधानसभा माइनिंग क्षेत्र डकैती लूट के लिए तो 50 कैंडिडेट यहाँ पर आ गए थे, आज उनमें से एक भी कैंडिडेट यहाँ पर हमारे दुख में नहीं है। और उस बीच में कोई मैल मेरी गदुली, अताउल्ला एम जुबैर घूम रहा, उनके बीच में एक सूरज की किरण उदय हुई। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी ने जब अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि मेरे के नौजवानों के ऊपर जुल्म जातियां हो रही हैं, एक आदमी ऑयल का मुजरिम है, उसके साथ में 20 आदमियों को खदेड़ा जा रहा है और उनको मोटी रकम लेकर पुलिस उनको डिस्चार्ज कर रही है, छोड़ रही है। इस जुल्म को जब आदरणीय सीताराम गुप्ता जी नहीं सह पाए तो माध्यम एम जुबैर के माध्यम से इस मेवात के अंदर आए और आज 7 मीटिंगें, लगभग 7 ही मीटिंग यहाँ पर है, और 7वीं मीटिंग का असर ये बार बार अधिकारियों को कान खड़खड़ाए। और सीताराम गुप्ता जी वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिन्होंने इस क्षेत्र के हजारों बीघा जमीन में खार उपजता था, कुछ नहीं था, उस जमीन को आज 20 लाख रुपए बीघे की उपजाऊ जमीन बना दिया। खासतौर से कठोर गांव, सेशन गांव और चानिया के गांव जो खार था, यही वो सीताराम गुप्ता जी जिन्होंने लुपिन के माध्यम से उस जिप्सम डालवा कर यहाँ पर अपने पैसे से ट्रकें भर भर के यहाँ पर आए और आज उस सारी जमीन को उपजाऊ बना दिया। ये तो सीताराम गुप्ता जी का आपके लिए, आपको पता नहीं है कि आपका बैकबोन सीताराम गुप्ता जी ने उस जमीन को उपजाऊ बना दिया जिस जमीन में कुछ नहीं होता था। ये सीताराम गुप्ता जी का आप सब जानते हो, खार तुम्हारे सामने है, ये इनका परिचय है। रही बात है कि सीताराम गुप्ता जी अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब पढ़ते थे दरसगाह में, उस वक्त 5 बच्चे थे। तो उस वक्त जब 5 शागिर्द थे उस उस्ताद के, तो उन्होंने कहा कि ईशा की नमाज पढ़ी, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद यूं फरमाया कि जो सुबह मेरे पीछे जब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा वो आदमी जन्नत में जाएगा, और जो किसी से कह देगा वो आदमी जहन्नुम में जाएगा। तो बताओ भाई, हम जैसा आदमी तो काई से ना कहता ना, बाप से ना कहता। तो जब सुबह नमाज पढ़ी गई फजर की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 4.5 चेला तो सो गए जाके, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ ने पूरी रात लोगों को जगाया, लख जगाया, और घर घर जाके कहा सुबह फजर की नमाज मौलाना के पीछे पढ़नी है। और जब मौलाना ने फजर की नमाज जमात से सलाम फेरा पीछे दिखाया तो उसका पहला और तो था लेकिन अंत कुछ नहीं था, कहां तक जमाते थी। नमाज पढ़ ली, दुआ होगी, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज सब उस्तादों को बुलाया, मौलाना ने कहा बताए वो कौन गुस्ताख है जिसने ये गलती की है, मैंने ये कहा था वो आदमी जहन्नुम में जाएगा। तो सब 4 साथी ने मेरे जैसा कहा हमने तो जिक्र भी ना करो, मैंने तो अपने भाई से भी ना कही, तो फिर किसने कहा है? तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब खड़े और खाक मुझ गुस्ताख ने गलती की है, मैंने सारी कौम के लोगों को लाया हूं, नमाज पढ़ाइए, तो तुझे पता नहीं तुम जहन्नुम में जाएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यूं कहा अब एक अकेला ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती जहन्नुम में चला जाए और सारी इलाके के लोग जन्नत में चले जाएं, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं होगा। तो उसके बाद उस्ताद ने उसको गोदी में उठाया और चूमा, कहा आज के बाद तो ख्वाजा गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजने वाला। तो मैं साथियों बता देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से कठोर हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा काम है साहब, यहीं से विधायक बनने की और न बनने की हालतें पैदा होती है, जिसमें अताउल्ला की ग्राम पंचायत में आता है काम, अभी बताया उसमें से। तो आदरणीय सीताराम गुप्ता जी ने वो काम किया है और हम लोगों कोई नहीं सुन रहा था। अब मैं बता देना चाहता हूँ सीताराम गुप्ता जब आपने ज्ञापन दिया है उसके बाद 4 तारीख को मियाओं का बास है जोधपुर की परली तरफ, 4 तारीख को 4 बजे एसपी राजेश मीणा की
दिशा निर्देश पर 6 गाड़ियों की टीम आती है और वहां से एक शाकिर और शाहून लड़के को पकड़ा जाता है। उनको 4 बजे पकड़ के ले गए दिन में, उस रात को 2:30 बजे 2 गाड़ी लाई और लाकर उनको गोली मार के उसके पैर को टॉर्चर कर दिया और आधा पैर में गोली मार दी। ये हमारे ज्ञापन का असर हो रहा है। ये सारी झूठी बातें हैं, कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा। और अतुल्ला जी ने जो बताया है, ब्यूरोक्रेट्स अच्छी बातें करना जानते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हिंदुस्तान के उन जगहों में ट्रेनिंग दी जाती है आपको कैसे टैकल करना है, ताकि कोई राहत नहीं मिल रही है बाहर हमारे कामा विधानसभा के नौजवान। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये बात, आज वो लड़के की गोली मार कर जेल में बंद, 4 तारीख को पकड़ा उस लड़के को। एक बात, इसके लिए सारे साथियों जो कहा मुखबिरों को तोड़ो, इनकी बैकबोन को तोड़ो, इनको जो अतुल्ला ने कहा है इस पे अमल करो। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे को, हमारे मेवात क्षेत्र के लोगों को, हिंदुस्तान में विनेश फोगाट का आज गर्मा का हुआ माहौल है। एक लड़की, एक भारत की बेटी, भारत का अभिमान, जिसको बीजेपी के गद्दार लोगों मंत्रियों ने जब उनको खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा किया, विनेशा फोगाट ने और जंतर मंतर पर सारे शर्मसार कर दिया पूरी दुनिया के अंदर बीजेपी के गद्दार मंत्रियों को। उस लड़की को 100 ग्राम वजन के ऊपर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए उसको वापस कर दिया गया और खेलने नहीं दिया गया। आज पूरा हिंदुस्तान की मीडिया उसका दुख मना रही है। मैं भी दुख मनाता हूं, बेटी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज पूरा देश के अंदर विनेश फोगाट का चर्चा है, उसके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन मुसलमानों के कामा विधानसभा के मेयों के नौजवान बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, किसी के दुख नहीं हो रहा। माननीय सीताराम गुप्ता जी ने इस दुख तीव्र पर हाथ धरा है। हम सदैव सीताराम गुप्ता जी के लिए, अकबर इलाहाबादी का शेर, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर उनका मुकाबला ना करे, ये गलत बात है। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, हम आपका सदैव भी रहेगा, चाहे पुलिस हमारे संग अन्याय बंद ना करे, लेकिन आपने जो प्रयास किए वो वाकई में काबिल तारीफ है। साथियों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जिस तरह बीजेपी गद्दार सरकार ने भारत में पार्लियामेंट में बैठकर एक सीए का विरोध किया था, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान ने धरना दिए और वो बंद हुआ वो मुकदमा, हालांकि वापिस नहीं दिया। उसी तरह भारत के तमिल वर्ग के खिलाफ, किसान के खिलाफ, भारत के अन्नदाता के खिलाफ 3 बिल लाए, काले कानून लाए और वो दुबकते ताली बजाकर बिल पास कर दिया गया। उस बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान ने लड़ाई लड़ी, करीब 750 जवान शहीद हुए बॉर्डरों पर, लेकिन इस गद्दार सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। आज इसी तरह की गुस्ताखी फिर पार्लियामेंट में सरकार कर रही है। मैं कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, वक्फ बोर्ड की जायदाद किसी के बाप की जायदाद नहीं है, वो हमारे मुसलमानों की जायदाद है हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वो रेलवे डिपार्टमेंट से भी कहीं ज्यादा है, जिसके ऊपर गद्दार भ्रष्ट सरकार की नजरें लगी हुई है। इस नजर को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत का मुसलमान। और किरण रिजिजू मंत्री ने जिस तरह वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में जो कानून रखा, बिल रखा है, उसको विधान पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाएगा, और यदि पास किया गया तो हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतराएगा और मरकजी सरकार के खिलाफ नकेल फोड़ देगा और वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी को सरकार में दखल अंदाजी नहीं देने देगा। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना देना चाहता हूं, आप लोगों को तैयार हो जाओ लड़ाई लड़ने के लिए। भारत की जो मरकजी सरकार है वो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती है और हिंदुस्तान का मुसलमान आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी को मरकजी सरकार के कब्जे में नहीं जाने देगा। आज भारत के अन्य दलों के लोग जैसे सीताराम गुप्ता जी हमारे बीच में है, हिंदू नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा है कि वक्फ की सरकार को प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन गद्दार सरकार ने बिल रख दिया। आप सोच सकते हो जब इतनी भ्रष्ट सरकार अल्पमत में है, यदि बहुमत में होती तो वो सरकार आज उस बिल को, जैसे किसान बिल को पास किया था, ऐसे इस बिल को भी पास कर देती। लेकिन यदि हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसे गलती की तो भारत का मुसलमान सड़कों पर उतराएगा और दिल्ली के दरवाजे बंद कर देगा यदि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को छेड़ा गया तो। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे तो दोबारा आंदोलन किया जाए या आप दोबारा मिलो, आईजी और एसपी कुछ भी नहीं सुन रहे, वो खाली आपको लॉलीपॉप देकर वापस भेज रहे हैं। आज नौजवानों को जिस तरह, अरे मैं बार बार कह रहा हूं मैं मुलजिम हूं, मुझे गोली मार दो, हालांकि पुलिस को गोली मारने का अधिकार नहीं है। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। पुलिस का काम क्रिमिनल को पकड़ना, सलाखों के पीछे भेजना और फिर
कोर्ट जो बसे हुए हैं, अदालतें जो बनी हुई हैं, उनमें मुकदमा ट्रायल होना चाहिए। कितने मुकदमे हुए हैं, मैंने उस दिन गांव में भी कहा था, मैं यहां भी कह रहा हूं, भारत की 101 देशों के निर्गुण देशों का अध्यक्ष स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्हें दुनिया के अंदर दुनिया की दूसरी ऐसी महिला महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी, और जिन्होंने नकेल फोड़ दी थी वैसे लोगों के, और जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आदरणीय इंदिरा गांधी जी को दूबा कहकर संबोधित किया था। उस प्राइम मिनिस्टर को दिन दहाड़े मारा गया, दिन दहाड़े मारा गया, और उसका मुकदमा ट्रायल कम से 15-20 साल हुआ। अरे क्यों नहीं फांसी दी उसी दिन उन आदमियों को? क्या जरूरत थी? जब कोर्ट पुलिस ही सक्षम है तो क्यों नहीं फांसी दी उन आदमियों को? क्यों मुकदमा ट्रायल किया गया? अरे हमारे बच्चे अगर मुकदमा कर रहे हैं, देश की धाराएं हैं, 420 की धारा, उसमें बंद करो, उसके बाद ट्रायल करो। यदि कोर्ट फांसी देती है तो फांसी को भी स्वीकार करेंगे हम देश का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, देश की अदालत को सम्मान करते हैं। हमसे बड़ा मुल्क वतन परस्त कोई नहीं हो सकता। आपको पता है सबसे पहले जिसने लिखा था, एक शहीद जो हुआ था शाहजहांपुर का, अशफाक उल्लाह साहब, जिसने मरते दम तक ये कहा था, तेरी आरजू क्या है? तो उसने ये कहा था, मेरी कोई आरजू नहीं है, मरते वक्त सिर्फ जरा सी जमीन, इस भारत देश की मिट्टी मेरे कफन में रख दी जाए। ये हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमसे ज्यादा वतन परस्त नहीं हो सकता कोई। जिस वक्त आखिरी ताना बहादुर शाह जफर लड़ रहा था, जब कैद कर दिया गया था, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, उस वक्त उसने कहा था, तख्त लंदन तक लड़ेगी तेज, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजी कहते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक लड़ेगी तेज हिंदुस्तान की। उस वक्त भी बहादुर शाह जफर ने यह कहा था, लंदन तक लड़ाई लड़ेंगे लेकिन देश को नहीं छोड़ेंगे। मैं आज यही बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मरकजी सरकार को, यदि वक्फ बोर्ड की सरकार प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की हिम्मत की तो आखिर सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इस कानून को पास नहीं होने देंगे। आदरणीय सीताराम गुप्ता जी, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। पुलिस से दोबारा मिला जाए या दोबारा कोई आंदोलन किया जाए, हम तैयार है। हम जेल जाए, हमको मन करे पुलिस, हमको जेल भेजे पुलिस। आदरणीय जो नेता सीट का मालिक था, जो कोठरी में जाके भर के बैठ गए, अरे क्यों नहीं जाते मैदान में? हो अतौलिया ने कोई मंत्री पर रह लिया, कोई एमएलए रह लिया, जुबैर कोई कुछ रह लिया, किसी ने। आप लोग समझो इस बात को, अगर जब तक तुम रहनुमाओं को ये नहीं समझो हमारे लिए क्या दिया। अरे तेरे कोई आईएएस टेस्ट पास किया है, हमारी वोट से बनकर तू मंत्री बना, हमारी वोट से बनकर तू गृह मंत्री बना, हमारी वोट से बनकर सीएम बनता है। हमारी ताकत है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है कोई एमएलए जिसने टेस्ट पास कर लिया हो और आईएएस बनकर बैठ गया हो। वो हमारी रात की बटन